गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन साइंस क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 मोशन एंड टाइम। टुडेज आवर टॉपिक इज टाइम। टाइम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, टाइम हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एनी चेंज और मोमेंट विच टेक प्लेस is understood in term of a physical dimension called time। कोई भी चेंज और मोमेंट जो टेक्स प्लेस करती हैं उसे हम एक फिजिकल डायमेंशन में नोट करते हैं जिसे हम टाइम कहते हैं। सो वी कैन से दैट टाइम इज अ मोमेंट और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स अकर। टाइम वो मोमेंट और ड्यूरेशन बोला जाएगा जिसके अंदर कोई भी थिंग्स अकर होगी। इट मीन्स कोई ना कोई इवेंट्स हैपनिंग होगी। टाइम एंड चेंज आर ऑफन लिंक टुगेदर। टाइम और चेंज दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। सम नेचुरल इवेंट्स लाइक द सोलर और द लूनर इलिप्स हैपन वंस इन अ वाइल। कुछ हमारे पास नेचुरल इवेंट्स ऐसी हैं जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो कभी कभी हैपनिंग होती हैं। अदर नेचुरल इवेंट्स रिपीट देमसेल्व ओवर आ रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। अदर नेचुरल इवेंट्स हमारे पास ऐसी भी हैं जो एक फिक्स्ड और रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती हैं। इन सभी रिपीटिंग इवेंट्स को हम पीरियोडिक इवेंट्स कहते हैं, जैसे सनराइज, sunset, seasons in a year, change in the appearance of moon। The time interval between one sunrise and the next was called a day। इंसिडेंट टाइम में टाइम इंटरवल को हम वन सनराइज से नेक्स्ट डे सनराइज तक का जो टाइम था उसे वन डे बोला करते थे। सिमिलरली A month was measured from one new moon to next। एक मंथ हम एक न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक के टाइम को बोलते थे। A year was fixed as the time taken by the earth to complete one revolution of the sun। एक ईयर हम उस टाइम को कहते थे जब हमारी अर्थ सन के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती थी। Measurement of the time। The early scientists developed many devices to measure the time interval। पुराने समय में साइंटिस्ट ने काफ़ी डिवाइसेस आइडेंटिफाई किए जो टाइम इंटरवल को मेजर किया करते थे। उन डिवाइसों में फेमस डिवाइस के नेम है द सन डायल, द हावर ग्लास, वाटर क्लॉक। बट ये सभी टाइम को जो मेजर किया करते थे वो होता था स्मॉलर देन अ डे। एक दिन से कम समय को मेजरमेंट के लिए इन सभी डिवाइसेस को यूज किया जाता था। नाउ अ डे वी डिपेंड ऑन क्लॉक्स, वॉचेज टू मेजर टाइम इंटरवल्स ऑफ द डे इन सेकेंड्स, मिनट्स एंड हावर्स। इन मॉडर्न टाइम हम क्लॉक्स, वॉचेज को यूज किया करते हैं जिससे हम टाइम की मेजरमेंट करेंगे सेकंड्स, मिनट्स और हावर्स में। क्लॉक्स एंड वॉचेज आर द टाइम मेजरिंग डिवाइस दैट वी नो यूज मोस्ट ऑफन। आजकल हम क्लॉक्स और रिस्ट वॉचेज का ज़्यादा यूज करते हैं जिससे हम टाइम की मेजरमेंट करें। मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। ज़्यादातर क्लॉक्स में पीरियोडिक मोशन का यूज किया जाता है। एन ऑक्सीलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, जिसमें ऑक्सीलेटिंग सिंपल पेंडुलम एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वी डिस्कस सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम इज मेड अप ऑफ अ मेटल बॉल अटैच्ड टू अ taut light steering or thread that is fixed rigidly at one end। एक सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए हमें एक मेटल बॉल चाहिए और एक मेटल रोड चाहिए। मेटल रोड का एक एंड हम फिक्स रखेंगे, दूसरे एंड के साथ मेटल बोब को फिक्स करेंगे।
मेटल बोब की रेस्ट पोजीशन को हम नेम देंगे मीन पोजीशन। अगर हम इस मीन पोजीशन में से बोब को स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा भी इसको है ना हिला देते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले उस पॉइंट को हम नेम देंगे एक्सट्रीम पोजीशन। इस वाली को भी हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे और इस वाली पोजीशन को भी हम एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। वन सच कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह से मेटल बोब जो है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगी जब हम हल्का सा हिलाएंगे। वन सच कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज इक्विवेलेंट टू वन ऑक्सीलेशन। जब मेटल बोब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से राइट हैंड साइड एक्सट्रीम एंड राइट हैंड साइड एक्सट्रीम से दोबारा मीन, इट मीन्स वन साइकिल को कंप्लीट करेगी, तब हम उस वन साइकिल को वन ऑक्सीलेशन कहेंगे। एंड टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। Now we discuss some facts about simple pendulum. First is, a slight change in initial displacement does not affect the time period of the pendulum. अगर हम displacement में slightly change करें, it means mean position से extreme position का जो displacement है, अगर हम उसको कम या ज़्यादा करेंगे, उससे time period के ऊपर कोई भी effect नहीं होगा। Second, a pendulum of given length takes a definite time to complete one oscillation. एक पेंडुलम जो गिवन लेंथ के साथ हमें दिया जाएगा, उसमें हम एक ऑक्सीलेशन के लिए हमेशा एक डेफिनेट और फिक्स्ड टाइम पाएंगे। इफ टू पेंडुलम आर ऑफ सेम लेंथ आर टेकन, दे विल टेक सेम टाइम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। अगर दो पेंडुलम आपको दिए जाएं जिनकी सेम लेंथ हो, तब उनका टाइम पीरियड और टाइम टेकन टू वन ऑक्सीलेशन हमेशा सेम रहेगा। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिज़ाइन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। इसी ऑब्जर्वेशन के बलबूते पर हम पेंडुलम क्लॉक्स बनाते हैं या मार्केट में अवेलेबल हैं। A clock or a wristwatch runs continuously and can be used to know time. इन मॉडर्न टाइम हम ज़्यादातर टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक और रिस्ट वॉच का यूज करते हैं। However, they cannot be used to measure accurately short time interval. क्योंकि हमें पता है ये एक्यूरेटली शॉर्ट टाइम इंटरवल को मेजर नहीं कर सकते। Such as time taken by an athlete to run 100 मीटर रेस। जब भी कोई एथलीट 100 मीटर रेस को कंप्लीट करेगा, तो उसके टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए कभी भी क्लॉक और रिस्ट वॉच यूज नहीं की जाती, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम इंटरवल को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकती। इसके लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसका नेम होगा स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को हम जब चाहे स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे स्टॉप कर सकते हैं। इन मॉडर्न टाइम हम डिजिटल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक को यूज करते हैं, जिनके अंदर एक सुटेबल सर्किट प्रेजेंट हैं। दीज क्लॉक्स आर मच मोर प्रिसाइज देन द पेंडुलम क्लॉक। ये क्लॉक ज़्यादा बेहतर हैं पेंडुलम क्लॉक से। Do you know automobiles are fitted with device that directly measure the distance covered in kilometer? और जो इंस्ट्रूमेंट डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर करेगा उसे हम बोलेंगे ओडोमीटर, और जो स्पीड को किलोमीटर पर हावर में मेजर करेगा उसे हम बोलेंगे स्पीडोमीटर। Next we discuss measuring speed. The speed of an object can be determined through distance and time measurement. अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और टाइम मेजर कर लें तो हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। लेट अस परफॉर्म an activity to find speed of an object. इस एक्टिविटी में हम एक प्लास्टिक बॉल लेंगे, उसको हम इंक्लाइंड प्लेन के टॉप से फ्रीली छोड़ेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो वो बॉल
कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट पोजीशन में चली जाएगी। सपोज कर लेते हैं हम 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद बॉल रेस्ट पोजीशन में चली गई। अब हमें ये 100 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल किया यूजिंग स्टॉप वॉच हम नोट करेंगे। सपोज कर लेते हैं 20 सेकंड जब टाइम था तब हमारी बॉल रेस्ट पोजीशन में चली गई। सो टोटल टाइम कितना हुआ 20 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना बना 100 मीटर। नाउ कंप्लीट द टेबल। ऑब्जेक्ट इज बॉल, डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर इज 100 मीटर, टाइम टेकन इन सेकेंड इज 20 seconds. Therefore average speed is equal to total distance covered divided by total time taken, 100 meter upon 20 second, that is equal to 5 meter per second. So speed of moving ball is equal to 5 meter per second. That is our required answer. Next we discuss some simple calculations. Once we know that speed of an object, we can find out the distance covered in given time. क्योंकि हमें पता है अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम स्पीड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर हम टाइम को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बन जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम तीनों में से किसी भी एक अननोन क्वांटिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें रिमेनिंग 2 क्वांटिटी का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें स्पीड और टाइम दोनों पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूनिट हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड हमारी किलोमीटर पर हावर में होनी चाहिए, टाइम हमारा हावर्स में होना चाहिए। अगर डिस्टेंस हमारा मीटर में है तो स्पीड किलोमीटर पर हावर की बजाय मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए एंड टाइम हावर्स की बजाय सेकंड्स में होना चाहिए। बी रिमेंबर ग्राफ्स। We all know that a given idea or concept become easier to understand if we can give it pictorial form. जब हम किसी भी आइडिया और कंसेप्ट को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तब हमें वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द आइडिया और कंसेप्ट देन अपीयर टू कम अलाइव एज इट वॉज, और ऐसा करने से वो हमें अलाइव भी अपीयर होगा। ग्राफ्स वेरी ऑफन यूज in science, mathematics and other field of study help us in having such a pictorial and alive representation. ग्राफ्स को हम ज़्यादातर यूज करते हैं साइंस, मैथ्स एंड अदर फील्ड ऑफ स्टडी में क्योंकि वो हमें पिक्टोरियल और अलाइव रिप्रेजेंटेशन देते हैं। दे इनेब्ल्स अस टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन एन इंटरेस्टिंग एंड विजुअल मैनर, और वो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग बनाते हैं और विजुअल मैनर में भी प्रोवाइड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू बी कन्वेड एंड इट स्पेसिफिक यूज वी ऑफन ड्रॉ मैनी टाइप ऑफ ग्राफ्स। हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए ड्रॉ करते हैं। द बार ग्राफ, द पाई ग्राफ एंड द लीनियर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ are some examples of different type of graphs. हमारे पास different examples of graphs given हैं, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, लीनियर और स्ट्रेट लाइन ग्राफ। Of these, the straight line और linear graphs are used most often in science. इनमें से हम साइंस में जो ग्राफ यूज करते हैं वो हैं हमारे पास द स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। बार ग्राफ हमारे पास इस टाइप के हैं जो आप मैथ्स में ज़्यादा यूज करते हैं। पाई ग्राफ हमारे पास पिक्चर में दिखाया गया है, इसको हम कंपोजिशन किसी भी कंपोनेंट की दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम एयर की कंपोजिशन दिखाना चाहते हैं तो एयर की कंपोजिशन में हम नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड वाटर वेपर एंड अदर गैस, इन सभी को है ना डिफरेंट सेक्टर्स में दिखाएंगे जैसा यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाया गया है।
We plot the distance time graph by following the steps given below. First is we choose appropriate scales to represent values of distance and time on the graph. The scale should not be too large or too small. It should be such that it enables us to utilize the maximum part of the graph. फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया गया है कि हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एप्रोप्रिएट स्केल यूज करें। स्केल हमारी ना ही बड़ी हो ना ही छोटी हो, तभी हमारा ग्राफ एक्यूरेट बनेगा। सेकंड पॉइंट, मार्क द वैल्यू फॉर द डिस्टेंस एंड टाइम ऑन देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द चोजन स्केल। हमें डिस्टेंस और टाइम के सभी वैल्यूज़ को मार्क करेंगे उनके रिस्पेक्टिव एक्सिस पर और स्केल के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट इज नेक्स्ट मार्क द पॉइंट ऑन द ग्राफ अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट ऑफ देयर वैल्यूज। डिस्टेंस और टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम सभी पॉइंटों को ग्राफ पर मार्क करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, दिस पॉइंट यहाँ पर पेयर बनेगा डिस्टेंस 5 और टाइम इज 1। तो 5 और 1 के लिए हमारा जो पॉइंट है वो एप्रोप्रिएट हमने मार्क करना है। इन द सेम मैनर 10 और 2 के लिए हमें ये वाला पॉइंट एप्रोप्रिएट लोकेट करना है एंड सो ऑन। फोर्थ इज ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। जब हम पॉइंट मार्क कर लेंगे जो ब्लू कलर के साथ शो किए गए हैं, इन सभी को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन भी करना है। That is the fourth point. For an object having a uniform motion, the distance time graph would be straight line inclined to the time axis. जब भी हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वहाँ पर मोशन यूनिफॉर्म होगा तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो इंक्लाइंड रहेगी टाइम एक्सिस के साथ।